Assalamu alaikum to all of you. Walaikum assalam, sir. How are you, everyone? Alhamdulillah, I'm good. Don't know about others. You don't know about it. Inshallah, they'll also be fine. Right? I hope you all have the book or at least the handout which I submitted there in the department of the book, The Practice of English Language Teaching. And I last time yesterday I mentioned topics, and I hope you must have gone through. You must have just read those chapters as well, which are not difficult to understand. And I hope you must have read something from the chapter. Am I right or wrong? In today's class, I'll tell you very important thing regarding teaching approaches. As a teacher, when we teach English language anywhere, whether we are teaching at school or we are teaching at language center or we are teaching at college, wherever we teach, even if we are teaching at a university level, for example, at BS level where we teach English as a second, we teach English as a compulsory subject, or we teach functional English. So wherever we teach English as a language, so definitely we have these approaches. So can anyone tell me, for example, if you are to teach English language, or if you are given, for example, 10 students and you are asked to teach English language, what will you do? ये सरिया आप में से अगर किसी को 5 या 10 स्टूडेंट्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इनको 3 महीने में ये ज़बान और इंग्लिश लैंग्वेज है वो करवाएं, कोर्स करवाएं, और आपको एक सिलेबस भी दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपने करवाएं, तो आप कैसे उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, या आपको कोई टॉपिक दिया जाता है पढ़ाने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गिवन अ टॉपिक ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हाउ विल यू डू, हाउ विल यू स्टार्ट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें कॉन्सेप्ट समझाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस का, देन उन्हें कोई ऐसी एक्टिविटी देंगे जिसमें वो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो सेंटेंस हैं उन्हें आपस में मींस प्रोनाउंसिएशन मींस वो आपस में ऐसे सेंटेंस वगैरह या ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें वो इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस के थ्रू कन्वर्सेशन करें, ठीक है। ओके, और उसके अलावा ये है कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ कन्वर्सेशन करनी है बल्कि आप लोगों को जो एक्टिव पैसिव वॉइस समझाने के बाद स्टूडेंट्स को एक्टिविटी दे देंगे, भाई आप सेंटेंस बना के दिखाएं हमें अब एक्टिव पैसिव वॉइस के, और सेंटेंस बनाने के बाद उन्हें फिर फ्रंट पे बुलाया जाए कि अब आप जो आप लोगों ने सेंटेंस बनाए हैं वो हमें पढ़ के बताएं कि क्या है, और उसके बाद फिर ये किया जाए कि ग्रुप एक्टिविटी भी की जाए इसी टॉपिक पर। राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर given a task to teach any structure, what will you do? एक्टिव पैसे तो चलो आगे की बात है, कोई एक स्ट्रक्चर आपको कहा जाए कि आप ये पढ़ाएं, कोई सा भी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल द स्ट्रक्चर ऑफ हाउ टू टेक परमिशन, इसका स्ट्रक्चर कैसे पढ़ाया जाए, तो आप क्या करेंगे? किस हाउ टू टेक परमिशन और हाउ टू गिव परमिशन? सर फिर जो स्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो जो वोकैब्स हैं वो बच्चों को पढ़ाए मींस बच्चों को दिए जाएंगे कि परमिशन के लिए जरूरी नहीं कि एक ही वर्ड इस्तेमाल किया जाए, जो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है फॉर गेटिंग परमिशन वो सारे वर्ड्स मींस उन्हें बता दिए जाएं, तो वो दोनों सारे थी, वर्ड्स उन्हें दो थ्रू। सारे ही वर्ड्स अगर आप बता देंगे एक ही लेवल में, तो क्या मतलब, डोंट यू थिंक दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट एज वेल? नहीं सर, थ्रू गेमिंग मींस इस तरह से गेम अरेंज की जाए जिससे हम उन्हें बच्चों को ऐसे लगे कि गेम हो रहा है, लेकिन वो बेसिकली गेम जो है उनके लिए एक वोकैब लर्निंग वोकैबलरी हो जाए, इस तरह से उनको
वोकेबलरी पढ़ाई जाए। देखें, when we make activities, so what things do we keep in our mind? जब हम किसी एक्टिविटी को बनाना चाहते हैं तो उसमें हम हमारे जहन में कुछ चीज़ें तो होंगी ना। क्लास का साइज़ हमारे जहन में होता है, टीचिंग कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस टीचिंग कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारे जहन में क्या होना चाहिए, क्लास का लेवल, विच लेवल आर वी टीचिंग इंग्लिश टू एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, अपर इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, विच लेवल। ये सब चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए ना भाई। यस। और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा? There is only one student who is speaking, others are staying quiet. Unfortunately, only 12 students are here. भाई यहाँ तो आप लोग अपनी पार्टिसिपेशन रखें ना, ये तो पोइट्री का सब्जेक्ट नहीं है, दिस इज टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी आपके आपके पास नॉलेज है, वट एवर नॉलेज यू हैव राइट नाउ विद यू, और वट एवर एक्सपीरियंस यू हैव राइट नाउ विद यू, of course most of you have no experience, but at least you are observant, you must have observed your teachers, so whatever you have in the light of your observation you can share with us, with me here. Actually, when we talk about approaches to teaching, so there are two approaches to teaching which we have mainly. One is deductive approach and second one is inductive approach, or they are also called method to teaching and inductive method to teaching. Now, what is deductive method to teaching? Have you ever heard about this method? कभी सुना आप लोगों ने इस मेथड के बारे में? नो सर। कभी भी आप लोगों ने इसके बारे में कुछ मतलब ये कि कहीं से क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम सुनते हैं लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते, और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम सुनते हैं और हमें पता होता है उस चीज़ के बारे में। मिसाल के तौर पर हम ट्रेडिशनल जो हमारे पास अप्रोच होती है उसमें क्या होता है, नॉर्मली वी हैव explain and practice. First, just like this girl, she said that first we teach them the rules and use, and then we give them exercises or practice. So this is called a traditional method of teaching, where we first explain and then we give them practice. This is called basically deductive approach, in which language starts by giving learners rules. पहले हम उनको rules बताते हैं, then examples. First we give them rules, then examples, then we give them practice. ऐसे ही होता है ना भाई। आप लोगों को भी मेरा ख्याल था गालिबन इसी अप्रोच के तहत काफ़ी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी। यस, इसका जवाब तो दे दें। यस सर। ऐसी है ना कि फर्स्ट टीचर्स taught you rules, then he or she gave you examples of that structure, and then after that you were given practice in the form of activities, in the form of drills वगैरह होती हैं, repetitions होती हैं, या फिर activities वगैरह होती हैं। It is different from लेवल टू लेवल। एट अ वेरी इनिशियल लेवल ज़्यादा स्टूडेंट बोल नहीं सकता तो उस वक्त प्रैक्टिस दी जाती है थ्रू sentences. At a little advanced level or intermediate level, students you know are able to speak, so what happens that they are given some short activities, और जितना लेवल बढ़ता है उस लिहाज से उसको मज़ीद एक्टिविटीज़ दी जाती है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज़। दिस अप्रोच इज़ अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू प्रेजेंटिंग न्यू कंटेंट। इसमें टीचर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच कहलाता है। ठीक है, टीचर्स फर्स्ट टीच रूल्स, देन टीचर फर्स्ट टीच रूल्स, देन ही गिव the examples of the rules,
and then you give practice. So what all the things are done by teacher, जैसे भी मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। तो शुरू के इनिशियल लेवल में तो ये चीज़ समझ में आती है, बट एट एन एडवांस लेवल इट इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट गुड, इट शुड बी चेंज, it should be changed so that the students can do something his or himself or herself. Students can do something on his own as well. So our detective approach to teaching is called basically explain and practice, and it is teaching to language. In this teaching language start by giving learners rules, then examples, then practice. It is a teacher-centered approach to presenting new content, and this is compared with inductive approach, और इसकी जो opposite है वो कौन सी approach है? Inductive approach है, which starts with examples. आप जब कभी कहीं teaching के लिए जाएंगे, आप में से कोई टीचर बनना चाहता है? Yes, Does any sir. does No, anybody? sir. जो नहीं बनना चाहता तो उसको भी चाहिए कि वो भी थोड़ा नहीं बनना चाहता, तो मुझे उस पर हैरत है कि उसने वो MA इंग्लिश क्यों कर रहा है, और अगर कर रहा है तो उसके क्या गोल्स हैं मुझे नहीं मालूम। बहरहाल जो टीचिंग करना चाहता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है और इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है। तो दिस इज कंपेयर्ड विद इन इंडक्टिव अप्रोच विच स्टार्ट्स विद एग्जांपल्स, आस्क लर्नर टू फाइंड रूल्स। इंडक्टिव अप्रोच जो होता है वैसे ऑपोजिट होता है, जिसमें लर्नर से कहा जाता है कि आपने रूल्स को फाइंड आउट करना है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लर्नर सेंटर्ड। Deductive approach is teacher-centered approach, whereas inductive approach is learner-centered approach. Is this clear what is deductive approach? Yes, sir. अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, पहले भी कई मतलब बता चुका है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, आपकी जो पार्टिसिपेशन है दैट काउंट्स अ लॉट। You can never get good marks unless you participate, unless you show your active participation in the session, in the classes, whether your classes are being conducted physically or online. If you remain quiet, speak nothing, or if you do not attend your sessions, so all these things will count negative. तो मैंने तो काफ़ी चीज़ों में आप लोगों की क्लास को बहुत डाउन एंड आउट देख रहा हूँ कि भाई इसमें इवन आप लोग जो CR हैं उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ नाम के CR हैं, बाकी मैंने तो नहीं देखा कि कोई इतनी पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से होती है। दूसरी क्लासेस के CR होते हैं, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी good participant, and they are always on the top. They always attend classes from the very beginning to end, and they always participate. They are outstanding. But CR in this class, very inactive. तो मैंने उनमें वो चीज़ नहीं देखी है, टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड माजरत के साथ मुझे तो कोई चंद एक स्टूडेंट्स के अलावा कोई ख़ास नहीं लग रहा है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपके पास है और मैं इतनी अहम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, इसके बावजूद जो है खामोशी है आप लोगों की तरफ से। इवन यस और नो से का भी आप लोगों की तरफ से नहीं पार्टिसिपेशन होता है कि कम अज़ कम यस कहते हैं या नो कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी टेरेबल। तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए कि फिर यू विल, अगर आपने कुछ किया होगा तो हार्डली यू विल पास, अच्छे नंबर तो दूर की बात है। तो प्लीज़ फोकस ऑन इट एंड पे मोर एंड मोर अटेंशन टू इट। योर स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पढ़ के नहीं आएंगे तो ऑनलाइन पेपर में स्टूडेंट्स क्या करता है आपके सामने ही है। अगर आपने पढ़ा होगा, स्टडी की होगी, तो यू विल डू समथिंग डिफरेंटली। अदरवाइज अक्सर स्टूडेंट्स की चीज़ें एक जैसी होती है, मैच करती हैं, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, तो उससे क्या आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आप खुद समझदार हैं। प्लीज़ show your participation, study properly, whatever things you are given, read them, study them, and if you have any question, ask from your teacher, so that there should be your participation and you can do something special. Okay, in deductive approach, for example, what kind of activities we can give? For example, the form and use of the third conditional, आप किसी को third conditional पढ़ा रहे हैं, or any conditional you are teaching to someone, to any class, so you will teach the structure and use of the third conditional, the form and use of the third condition you will explain to learners. Then you will give them a gap fill exercise to complete, then they will prepare or make their own examples.
फॉर एग्जाम्पल, इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं, इज इट विजिबल टू यू? Yes, sir. For example, you are teaching someone else conditional type 3. So how will you start? How will you start? Just tell me. कैसे आप स्टार्ट करेंगे? Do you know about conditional type 3? Yes, do you know about conditional type 3? मालूम है नहीं? या yes or no में बता दें? No, sir. I'm नहीं sorry, मालूम. sir. Would you mind to repeat your question again? No, sir. No. Do you know about conditional sentences? Conditional sentences का पता है आप लोगों को? Conditional sentences. Is it about something challenging someone? Conditional sentences, my dear, conditional. If clause, जिसमें हमारे पास if clause हमारे पास आता है, यानी कि sentences which tell us about conditions. तो आप मिसाल तौर पर किसी conditional sentences पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? First of all, you will explain what is conditional sentence. For example, if you work hard, you will succeed. This is conditional sentence. Why? Because in this sentence you have one, this part is conditional, and the second one is the result of this condition. And conditional sentences always begin with if clause. This is how you have explained it. ठीक है, ये आप explain कर रहे हैं. If you work hard, you will succeed. This is conditional type 1. Type 3 तो फिर बहुत आगे की बात है. This is conditional type 1. So you are explaining your learner, your student to about conditional sentence type 1. इस तरह से आपने उसको एक जुमला और बताया कि if he plays or if Pakistan plays well, Pakistan can win the match. Now you can see here, if you work hard, you will succeed. Here you have first of all if clause. अब आप रूल बताने जा रहे हैं. रूल आपने क्या बताया? if plus present simple, and then next clause is future simple. ये इसका आपने बता दिया रूल, फॉर्मूला. That is also called structure. It is called structure formation. Rule ये है कि you have to use if clause. With if clause you have to use present simple structure. अब present simple का structure आपको पता होना चाहिए. अगर वो भी नहीं मालूम तो उस सूरत में आप इसको मजीद खोल देंगे. if plus subject plus first form plus ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल. आप फिर इसको यू करके बताएंगे. ठीक है, दिस इज हाउ. बट नॉर्मली ये हम उसी वक्त पढ़ाते हैं व्हेन वी हैव टॉट प्रेजेंट सिंपल, व्हेन वी हैव टॉट टेंसेस. जब हम टेंसेस वगैरह पढ़ा चुके होते हैं, देन वी टीच देम, व्हेन वी टीच देन वी टीच आवर स्टूडेंट्स कंडीशनल. आर यू गेटिंग मी? ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में होता है. ये नहीं कि आप पहले कंडीशनल पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप उनको प्रेजेंट सिंपल वगैरह पढ़ा रहे हैं. So first we teach them simple structures like present simple, future simple, these tenses.
and then we teach our students conditional sentence structures which are tell us about conditions, and they are everywhere. तो ये आपके पास हो गया रूल्स, जिसको आपने एक्सप्लेन कर दिया कि फिर आप इसका यूज बताएंगे, वेयर वी यूज इट. फॉर एग्जांपल कंडीशनल, दिस इज कंडीशनल type 1, and type 1 we use it for type 1 is called real condition, in which we talk about possibility, things which are possible. Now there are also uses of conditional type of 1, but according to the level you have to teach your students. मैंने आपसे कहा कि when you are teaching at elementary level, so you will teach them only one use, but if you are teaching at advanced level, so you may teach them more than one uses. ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है, लेवल कौन सा. देर आर डिफरेंट लेवल्स, एलिमेंट्री लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, प्री इंटरमीडिएट लेवल होता है. इसके बाद जैसे कुछ लैंग्वेज से कुछ जगहों पे आप देखिएगा, जैसे एलिमेंट्री लेवल से मुराद अंडर मैट्रिक मीन्स मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को आप ये पढ़ाएंगे. देन आफ्टर मैट्रिक मीन्स यू विल फाइंड मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे इंटर क्या कहेंगे उससे हम, प्री इंटरमीडिएट लेवल में आ जाएगा आपके पास. वो फिर इंटरमीडिएट लेवल वो होता है जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हमारे पास होता है. फिर अपर इंटरमीडिएट लेवल होता है जो हमारे पास इंटरमीडिएट के बाद होता है. ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश होती है उसको हम कह सकते हैं. और फिर एडवांस लेवल भी आपके पास वहाँ पर आ जाता है. तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे आप उसको चीज़ें पढ़ाते रहेंगे. और अगर शुरू के लेवल के होंगे तो आपने उसको उस लिहाज से कम यूजेज बताने. यही किताबें आपको किताबों में भी मिलेंगी. व्हेन यू स्टडी बुक्स यू विल फाइंड दैट दे विल टेल अस one use, and then the same thing if you just taught in advanced level book, then you'll find many uses. ऐसा नहीं कि एक ही किताब के अंदर आपको तमाम यूजेस मिल जाए, यूजेज जो है यूजेस उसके मिल जाएंगे एक ही किताब में, अगर वो किताब इनिशियल लेवल की हुई तो. So you can see here conditional type 1, real condition, and in which we talk about possibility. फिर आप मजीद उसको थोड़ा सा बता सकते हैं कि द मीनिंग वी हैव इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इसकी जो मीनिंग हमारे पास आती है वो प्रेजेंट या फ्यूचर में आती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड. अगर आप मेहनत करोगे तो आप कामयाब हो जाओगे. अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड की जगह में इफ़ यू विल वर्क हार्ड क्यों नहीं कहते. सो दिस इज रॉन्ग. विद इफ क्लॉज यू विल ऑलवेज यूज प्रेजेंट सिंपल, एंड विद नेक्स्ट क्लॉज यू विल यूज फ्यूचर सिंपल. ये जो इफ क्लॉज है इसको हम टेक्निकल टर्म में इसके दो नाम है. एक तो इसको हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, और दूसरा इसको हम नाम दे सकते हैं इन डिपेंडेंट क्लॉज. ये इसके दो नाम हैं. ये भी आप स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड कंडीशनल क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज इट डिपेंड ऑन दी अदर क्लॉज. और ये जो आपके पास नेक्स्ट क्लॉज है दैट इज कॉल्ड रिजल्ट क्लॉज, and it is also called independent clause. Another example of usage, if Pakistan plays well, Pakistan can win the match. इस तरह से अगर आप चाहें तो एक मिसाल और देते हैं आप. If you read the chapter, you will participate in the class. If you read the chapter, this is condition, then this will happen, you will be able to participate in the class. फिर आपने उसका स्ट्रक्चर बता दिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज द स्ट्रक्चर. इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल एंड देन फ्यूचर सिंपल. यूजेस ये आपके पास इसके जो हैं यूजेज हैं, ये यूजेस में आपके पास ही आ रहे हैं.
ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज दिस क्लियर? सो व्हाई डू यूज कंडीशनल टाइप वन? व्हाट इज कंडीशन पहले आप बताएंगे, पर आपने बताया टाइप वन क्या होता है. सो कंडीशनल टाइप वन इज कॉल्ड रियल कंडीशन इन विच वी टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी एंड द मीनिंग वी हैव इन प्रेजेंट इन फ्यूचर. It has two clauses. One is called conditional clause, second is called result clause. In conditional clause, we mention the condition and the result of that condition we have in result clause. For example, if you work hard, you will succeed. If you work hard, this is a condition, you will succeed. It is the result of that condition. If Pakistan plays well, it is a condition. Pakistan can win the match. It is the result of that condition. If you read the chapter, it is the condition you will participate in the class. It is the result of that condition. Structure या formation उसका क्या है? If plus present simple plus future simple. जब आप ये बता देंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे now I want you to practice. अब मैं चाहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें. Then you can ask your class fellows to make sentences, as many sentences as possible. तो वो थोड़े जुमले बनाएंगे and then when you feel that they are comfortable, they are making sentences, उसके बाद आप जाके उनको कोई एक्टिविटी, अगर वो इस लिहाज से कर सकते हैं तो आप वो कोई एक्टिविटी उनको सजेस्ट करेंगे. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट एक्टिविटी दे दें. You will first of all ask them to make some sentences so that they can be, these things can be on their tongue easily. Is this clear? Yes, sir. तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पहले पढ़ना होगा खुद भी. If you do not study yourself, you will be in trouble. So this is called deductive approach, in which you are doing what? First of all, you are, you know, you are telling student, your class, your students first of all about the rules, about the uses of that particular structure, and then you are, giving practice of to your students. तो इसमें आपके पास पहले क्या होगा? First you meet, then you need, then you give them practice. Then the other approach is inductive approach. ये एक लेटेस्ट अप्रोच है, और दिस इज द अप्रोच विच यू विल फाइंड एट एन एडवांस लेवल नॉर्मली, और एट दैट लेवल वी आर ऑलरेडी स्टूडेंट्स नो थिंग्स. मतलब आप, when you're teaching at BS level, for example, when you were taught English, so of course you knew already many things, आपको बहुत सी चीज़ें already मालूम होंगी. So at your level, if a teacher comes and tells you rules first, अब मुझे नहीं, आप, मुझे बड़ी हैरत है कि आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस का नहीं मालूम, वरना ये बहुत आम सी चीज़ है. It is a very common thing, and it is taught at school level, class 5 6 से start हो जाता है ये conditional sentences. So I am, very surprised to know that you people, many of you do not know about conditionals. So आप लोग चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, किताबों में मौजूद है ये. At MA level, you must know all these things very well. So at BS level, teachers do not normally use deductive approach. They use inductive approach, in which discovery first and then practice. What is inductive approach? What is inductive approach? I've just told you. Yes, Arya. Sir, it is learner-centered approach in which that learner will start. Yeah, it is actually discovery and practice. जो पहले वाला था डिडक्टिव, उसमें एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस था. इसमें एक्सप्लेनेशन टीचर नहीं करता. इसमें टीचर जो है कुछ लिख देगा आकर बोर्ड पर, या कुछ पेपर आपको दे देगा हैंड आउट की सूरत में और कहेगा पढ़े से, या कुछ वो खुद पढ़ेगा और आपसे पूछेगा, हाँ भाई मैंने जो पढ़ा है इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ, मैंने जो पढ़ा है इसमें कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा डोमिनेंट था, ये जो जुमला मैंने पढ़ा है उसमें क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है.
Okay, so in this approach is discovery and practice. The inductive approach of teaching means that the teacher presents the rule through situations and sentences and does guided practice. Then the learners do free practice. This is actually the advanced kind of method in which is normally used or which should be used at this level. जो आपका लेवल है PS में होता है या आप लैंग्वेज सेंटर्स में जाएं, तो मैंने एक तो कहा ना बिल्कुल इनिशियल लेवल होता है, इनिशियल लेवल में ये चीज़ सूट नहीं करती, बट एट एन एडवांस लेवल और थोड़ा सा आगे के लेवल में ये चीज़ होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स खुद मेहनत करें, थोड़ा सा वो भी अपनी कोशिश करें, ये ना हो कि सब कुछ उसको स्पून फीडिंग की जाए. After that, the teacher deduces or elicits the rule from the learners themselves by themselves. An inductive approach to teaching is language starts with examples and asks learners to find rules. It can be compared with a deductive approach. Thus, for example, after students have read a text, responded to the meaning and given their personal reactions to it, teachers can ask them to find examples of different. For example, मिसाल के तौर पर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये आपके सामने एक पैसेज है. टीचर आया क्लास में या आप क्लास में गई, आपने आपके पास एक कटिंग दी, आपने किसी न्यूज़पेपर से कुछ कट किया, उसकी कॉपीज बना ली. आर यू लिसनिंग टू माय वॉइस क्लियरली? यस सर. Yes, sir. हाँ, आपने स्टूडेंट्स को मिसाल के तौर पे पढ़ाना है, टेंसेस आप पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे हैं. आपने क्या किया, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया, यू जस्ट कट वन आर्टिकल फ्रॉम न्यूज़पेपर या कहीं से भी ले लिया, उसको आपने उसकी कॉपी बना ली और व्हेन यू एंटर द क्लासरूम you distribute those pages to the class to the students, and then you ask them to read. Students को आपने कहा पढ़ो या फिर आपने खुद ही पढ़ा, like कोई पढ़ेगा ऐसे जो मैंने सामने मेंशन किया है? I want anyone to read this one. कोई भी Sir, पढ़. Leprosy. leprosy has Yeah. Leprosy has affected humanity for thousands of years. Leprosy has historically been associated with social stigma, which continues to be a barrier to self-reporting and early treatment. Subtracting people affected by leprosy by placing them in leper colonies still occur in some areas of India, China, Africa, and Thailand. Most colonies have closed as leprosy is not very contagious. Some consider the word leper offensive, preserving the phrase person affected with leprosy. Leprosy is classified as a neglected tropical disease. World Leprosy Day was started in 1954 to draw awareness to those affected by leprosy. Okay. Now, this is a passage which I have mentioned. Now, can you tell me how many tenses are used over here? How many types of tenses? ये टीचर आपने क्लास में दिया स्टूडेंट्स को, आपने स्टूडेंट से कहा, कैन यू टेल मी अबाउट द टेंसेस? फर्स्ट सेंटेंस विच टेंस आई हैव यूज्ड, सेकंड सेंटेंस विच टेंस आई हैव यूज्ड, थर्ड सेंटेंस आपने पढ़ा. For example, I'm giving this activity and I'm asking you, in the first sentence, what tense do we have?
Leprosy has affected humanity for thousands of years. What tense it is? Past simple, present continuous, perfect continuous. Hurry up. What tense it is? ये है इंडक्टिव अप्रोच. अब स्टूडेंट सोच में पड़ गया कि कौन सा टेंस है ये. ज़ाहिर है उसे अपनी जो कॉग्निटिव नॉलेज है उसको अपनी नॉलेज को रिकॉल करना होगा, और वो नॉलेज रिकॉल करेगा, सोचेगा, बताएगा सर ये टेंस है. पढ़ा तो उसने भी है, तभी तो वो आगे पहुंचा है. ऐसे तो नहीं है कि वो अब बगैर पढ़े आगे पहुंचा होगा. यस. तो डिस्कवरी फर्स्ट देन प्रैक्टिस. यहाँ पे आपने पहले डिस्कवर करना है. सो व्हाट टेंस इट इज? हरी अप. सर प्रेजेंट परफेक्ट, यस. क्योंकि हैज का इस्तेमाल हो रहा है ना. या हैव का इस्तेमाल भी हो रहा है, साथ में थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल हो रही है. सो इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट. तो क्या लिखा स्टूडेंट ने कि प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाट अबाउट द सेकंड सेंटेंस? सेकंड सेंटेंस उसमें क्या है? Second, leprosy has historically been associated with social stigma, which continues to be a barrier to self-reporting and early treatment. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? हरिया. Present perfect continuous. Here again we have present perfect. Here again we have present perfect. यहाँ भी हमारे पास present perfect है. Leprosy has historically been associated with social stigma. और second जो Sir, clause है. Sir, isn't it passive? या पैसिव तो है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है. बेसिकली इट इज अ Okay, टेंस sir. ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. फिर वॉइस में ये पैसिव वॉइस है. ठीक है. तो अगर Okay, sir. मैं अगर आपको एक पैसेज दूं, या मैं अगर आप बोर्ड पर कुछ लिख दूं, या मैं अगर आपको कुछ पढ़ूं, जैसे मैं क्लास में दाखिल हुआ या टीचर क्लास में दाखिल होता है और टीचर ये डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्टिविटी के तौर पर और कहता है स्टूडेंट से टेल मी अबाउट हाउ मेनी पैसिव सेंटेंसेस आर देयर इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. ठीक है. फिर आप कहेंगे सर देयर इज वन और देयर आर टू और देयर आर थ्री पैसिव सेंटेंसेस इन दिस पैराग्राफ. पर टीचर आपसे कहेगा अंडरलाइन देम, उनको अंडरलाइन करें. तो फिर आपने उनको अंडरलाइन करना होगा. दिस इज हाउ यू आर डिस्कवरिंग. आर यू गेटिंग मी? आपको पता चल Yes, गया sir. कि ये आपने डिस्कवर कर लिया कि आप ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि आप ऑलरेडी आप जानते थे, तो आपने उसको डिस्कवर कर लिया. अब मजीद उससे आगे क्या होगी? प्रैक्टिस होगी. तो ये आपने कर लिया, तो आप इसको फिर क्या करेंगे? लिखेंगे वहाँ पर अपने पास कि सेंटेंस नंबर 1 जो था वो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में था. सेंटेंस नंबर 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट सेकेंड क्लॉज इसमें जो थी, चलिए इसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट ही कहते हैं, क्योंकि इसके साथ जो क्लॉज लगी वो प्रेजेंट सिंपल में. आर यू गेटिंग मी? अब इस पर टीचर मजीद अपनी तरफ से एक्टिविटी बना सकता है, कह सकता है टीचर के टेल मी अबाउट एवरी सेंटेंस, टेल मी अबाउट एवरी सेंटेंस व्हाट टेंस इट डज इट कंटेन. या टीचर उसमें कह सकता है टेल मी अबाउट हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. तो आपने बताना होगा हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. आप उसको पढ़ेंगी, पढ़ने के बाद आप बताएंगी कि जो टीचर टीच कर रहा होगा, वट एवर टीचर इज टीचिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टीचिंग प्रेजेंट सिंपल और इफ यू आर टीचिंग प्रेजेंट परफेक्ट, तो आप उसी लिहाज से अपनी एक्टिविटी बनाएंगी और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर आप अपने पास रखेंगे, सो दैट व्हेन योर स्टूडेंट रीड्स so he or she should understand and he or she should find out that thing. तो ये कहलाएगा क्या? डिस्कवरी एंड देन प्रैक्टिस विल स्टार्ट. तो जो डिडक्टिव अप्रोच थी उसमें पहले क्या था? एक्सप्लेनेशन था. एंड हियर वी हैव फर्स्ट डिस्कवरी. So we will continue inshallah in the next session. Next session will start after this one, after 5 minutes of this one. Okay. Okay, sir.